साथियों, हम चमचा योग मान्यवर कांशीराम जी द्वारा लिखित पुस्तक का 9वां एपिसोड अपलोड कर चुके हैं और यह 10वां एपिसोड है। तीसरा नंबर चल रहा था बहिष्कार के लिए उकसाने अथवा बढ़ावा देने का दंड। यह हमारा पूरा हो गया था यहाँ तक, अथवा दोनों का भागी होगा। 5 साल तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का भागी होगा। तो यहाँ से इसकी व्याख्या कर रहे हैं कांशीराम साहब। इस धारा के अंतर्गत अपराध का होना माना जाएगा, भले ही यहाँ उल्लिखित किस्म के किसी भी कृत्य से प्रभावित होने की संभावना रखने वाले अथवा प्रभावित हो चुके व्यक्ति का नाम अथवा वर्ग न बताकर केवल इस ढंग से बर्ताव करने अथवा नहीं करने का उल्लेख किया गया हो। चौथा नंबर है साथियों, बहिष्कार की धमकी देने का दंड। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई काम कर दिए जाने के कारण जिसे करने का उसे कानूनी अधिकार था, अथवा ऐसा कोई काम नहीं करने के कारण जिसे नहीं करने का उसे कानूनी अधिकार था, अथवा दूसरे व्यक्ति से ऐसा काम करवाने के उद्देश्य से जिसे करने के लिए वो कानून द्वारा बाध्य नहीं है, अथवा ऐसा काम नहीं करने देने के उद्देश्य से जिसे करने का उसे कानूनी अधिकार है, ऐसे व्यक्ति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का जिसमें ऐसे व्यक्ति की रुचि है बहिष्कार करने की धमकी देता है, तो वह 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों का भागी होगा। अपवाद: निम्नलिखित को बहिष्कार नहीं माना जाएगा। नंबर 1, एक विधि सम्मत श्रम विवाद को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य करना। नंबर 2, कारोबारी प्रतिस्पर्धा की सामान्य प्रक्रिया में कोई भी कार्य करना। टिप्पणी: ये सभी अपराध संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। अब साथियों, शर्त संख्या 3 पर चलते हैं। भेदभाव से सुरक्षा। दलित वर्गों में घोर भय व्याप्त है कि भविष्य में उनके साथ विधान अथवा अधिशासी आदेश के माध्यम से भेदभाव होगा। इसलिए वे बहुमत के शासन को स्वीकार करने के लिए तब तक सहमत नहीं होंगे जब तक कानून ऐसी व्यवस्था नहीं करता कि विधायिका अथवा कार्यपालिका के लिए दलित वर्गों के साथ कोई द्वेषजनक भेदभाव करना असंभव हो जाए। इसलिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि भारत के संवैधानिक कानून में निम्नलिखित वैधानिक प्रावधान किए जाएं। भारत के राज्य के न्याय क्षेत्र के अधीन समस्त क्षेत्रों में भारत में किसी विधायिका अथवा न्यायपालिका को यह सामर्थ्य नहीं होगी कि वह ऐसा कोई कानून पारित करे अथवा आदेश, नियम अथवा विनियम जारी करे जिससे राज्य के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता हो, चाहे अतीत में छुआछूत की कुछ भी स्थिति रही हो। नंबर 1, अनुबंध तैयार और लागू करना, नालिश करना, पद बनना और गवाही देना, वास्तविक तथा व्यक्तिगत संपत्ति को विरासत में प्राप्त करना, खरीदना, पट्टे पर देना या लेना, बेचना और उस पर काबिज होना है। दूसरा, जहां राज्यों के नागरिकों के सभी वर्गों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए शर्तें और सीमाएं आवश्यक हों, उन्हें छोड़कर नागरिक अथवा सैनिक नौकरियों अथवा शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती के योग्य होना। नंबर 3, प्रत्येक नस्ल, वर्ग, जाति, रंग अथवा धर्म के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू शर्तों और सीमाओं को छोड़कर निवास, लाभ, सुविधाओं, सराहों, शैक्षणिक संस्थाओं, सड़कों, मार्गों, गलियों, तालाबों, कुओं और अन्य जलाशयों के विशेषाधिकारों, सार्वजनिक सड़क, वायु अथवा जल परिवहन, थिएटर अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, विश्राम
स्थलों के पूर्ण तथा समान उपयोग का अधिकारी होना। नंबर 4, आम जनता अथवा उसी पंथ और धर्म के व्यक्तियों के लिए समर्पित अथवा निर्मित, प्रबंधित अथवा लाइसेंस प्राप्त किसी धार्मिक अथवा दानार्थ न्यास के लाभों में बिना भेदभाव के हिस्सेदारी के योग्य और समर्थ माना जाना। नंबर 5, अछूतपन की किसी पूर्व स्थिति का विचार न करते हुए व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी कानूनों और कार्यवाहियों के पूर्ण और समान लाभों का दावा करना जैसे वे अन्य नागरिकों को प्राप्त होते हैं और उन्हीं के समान दंड और सजा का अधिकारी होना, किसी और का नहीं। शर्त संख्या 4, विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। दलित वर्गों को उनके कल्याण के लिए होने वाली विधायी और अधिशासी कार्रवाई को प्रभावित करने हेतु पर्याप्त राजनीतिक अधिकार दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से वे मांग करते हैं कि निर्वाचन कानून में निम्नलिखित प्रावधान करके उन्हें ये अधिकार दिए जाएं। नंबर 1, देश की प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार। नंबर 2, अपने ही लोगों को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार। का वयस्क मताधिकार द्वारा और पहले 10 वर्षों तक पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा और उसके बाद संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों द्वारा, इस समझ के साथ कि संयुक्त निर्वाचक मंडलों को दलित वर्गों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध तब तक नहीं थोपा जाएगा जब तक ऐसे संयुक्त निर्वाचक मंडलों के साथ वयस्क मताधिकार न हो। टिप्पणी: दलित वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व को संख्यात्मक रूप में तब तक परिभाषित नहीं किया जा सकता जब तक अन्य समुदायों को मिलने वाले प्रतिनिधित्व की मात्रा का पता न हो, किंतु यह जरूर समझ लेना चाहिए कि दलित वर्ग इस पर सहमत नहीं होंगे कि किसी अन्य समुदाय को उनसे बेहतर शर्तों पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन मामलों में वे नुकसान की स्थिति में रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। किसी भी सूरत में बम्बई और मद्रास के दलित वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे प्रांतों में अन्य अल्पसंख्यकों को जितना भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। साथियों, चमचा युग को हमें YouTube पर डालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका कारण सिर्फ यही है कि चमचा शब्द का उपयोग कांशीराम साहब ने समाज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया, जबकि वर्तमान में चमचा शब्द का प्रयोग समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। कुछ मित्रों ने YouTube पर चमचा युग किताब को अपलोड किया है, लेकिन पूरा अपलोड नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं चमचा युग किताब को पूरा अपलोड करूं, जिससे समाज इसको देख सके। इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।